हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम सॉल्व करेंगे मौर्य वंश के सबसे इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस। तो ये 50 क्वेश्चंस है, इसमें आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे मौर्य वंश के, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था? पहला ऑप्शन है नंद वंश, बी मौर्य वंश, सी सुंग वंश और डी कर्ण वंश। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी मौर्य वंश। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो कौन सा राजा था सिकंदर महान के समकालीन? फर्स्ट ऑप्शन है महापद्मनंद, बी धनानंद, सी सुकल्प और डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा, धनानंद। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, ये है लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईस्वी पूर्व में भारत छोड़ दिया। तो ये जो है ये बिल्कुल सही है। कारण दूसरा क्या है? वो कारण कह रहा है वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ए सही है परंतु आर गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो पहला ऑप्शन है अभिसार, बी कठ, सी मशक और डी मगध। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी मशक। क्वेश्चन नंबर 5 है, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है तो आपको पता भी होगा। इसके ऑप्शन है आमिब, बी पुरु यानी कि पौरस, सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी पद्मनंद। तो इसका जो सही आंसर है वो बी है पुरु पौरस। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? फर्स्ट ऑप्शन है नियाकस, बी आनेसिक्रिटस, सी डाइमकस और डी है अरिस्टोबुलस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डाइमिकस, क्योंकि ये जो है ये बिंदुसार के दरबार में आता है, सिकंदर के साथ भारत नहीं आता। तो बाकी जो 3 है नियाकस, आनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस, वो सिकंदर के साथ भारत आए थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से सबसे पुराना राजवंश है इन सब में? ऑप्शन है ए गुप्त, बी मौर्य, सी वर्धन और डी कुषाण। तो इसका जो सही आंसर है इनमें से वो है बी मौर्य। क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है भास, शूद्रक, विशाखदत्त और अश्वघोष। तो ये है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विशाखदत्त। विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोट्स कहा गया था? तो किसको कहा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए। और दूसरे जो विदेशी राइटर हैं प्लूटार्क, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स कहते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन जो है वो थोड़े से नाम जो है सेम है, सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स। तो एंड्रोकोट्स आएगा तो उसका जो कहा वो प्लूटार्क ने कहा था और जस्टिन द्वारा कहा गया चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स। सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स, बी ऑप्शन है वी स्मिथ, सी आर के मुखर्जी और डी ऑप्शन है डी आर भंडारकर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विलियम जोन्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, बी ऑप्शन अशोक के, सी ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य के और डी ऑप्शन है राजा जनक के। तो इसका जो सही आंसर है वो है चंद्रगुप्त मौर्य के। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है? 1 चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक, बी ऑप्शन है आत्मकथा, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास और डी ऑप्शन है शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का, यहाँ पर 7वां कर लेना आप, 7वां अंग किसे कहा गया? जनपद, दुर्ग,
मित्र और कोश, तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, मित्र को। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन नंबर ए है आर्थिक जीवन, बी राजनीतिक नीतियां, सी धार्मिक जीवन और डी सामाजिक जीवन। तो देखिए अर्थशास्त्र है तो इसलिए आप इसको आर्थिक जीवन नहीं करेंगे, ये इस जो संबंधित है वो राजनीतिक नीतियां से है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? ए ऑप्शन है कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सी वात्स्यायन का कामसूत्र और डी है तिरुवल्लर का त्रिकुलर। तो इसका जो आंसर है वो है बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, किसके शासन में डिमेकस भारत आया था? तो मैं आपको बता चुकी हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या कनिष्क। तो जो डिमेकस आया था वो बिंदुसार के दरबार में भारत आया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? ऑप्शन ए ईंटों का, बी पत्थर का, सी लकड़ी का या डी मिट्टी का। तो जो पाटलिपुत्र में महल बना था चंद्रगुप्त का वो लकड़ी का बना था, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? ऑप्शन है हर्ष, बी स्कंदगुप्त, सी विक्रमादित्य और डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो सबसे पहले जो जीता गया वो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जीता गया। तो देखिए ये क्वेश्चंस अभी मौर्य वंश के हैं, तो आपको पता चल रहा होगा कि अधिकतर के आंसर इसी से ही संबंधित होंगे, पर जब ये एकदम से पेपर में आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र को पहली बार किसने जीता था। तो क्वेश्चन के ऑप्शन जो होंगे ऐसे ही आएंगे और आपको पता होना चाहिए इसका आंसर चंद्रगुप्त मौर्य है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, वो शिलालेख कौन सा है? तो ऑप्शन है कलिंग शिलालेख, अशोक का गिरनार शिलालेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख और अशोक का सोपरा शिलालेख। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख या अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 20 है, सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को भारतीय राजा ने हराया था। तो किसने हराया था सेल्यूकस को? क्वेश्चन है चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार और डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो सेल्यूकस को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? अब देखिए अभी मैंने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया, अब ये उसका जो है वर्ष पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है 317 ईस्वी पूर्व, बी 315 ईस्वी पूर्व, सी 305 ईस्वी पूर्व और डी है 300 ईस्वी पूर्व। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, 305 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधीय बाग निर्माण करवाया था, तो किसने करवाया था? ऑप्शन ए है अशोक ने, बी चंद्रगुप्त मौर्य ने, सी महावीर ने और डी धन्वंतरी ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, अशोक ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है? कौन सा प्रमाण है? क्या प्रमाण से ये सिद्ध होता है कि वो बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था रखते थे? तो ऑप्शन ए है तीर्थ यात्रा, बी मोक्ष में विश्वास, सी देवनाम प्रिय की उपाधि और डी पशु चिकित्सालय खोले। तो इसका जो आंसर है वो है सी, देवनाम प्रिय की उपाधि। क्वेश्चन नंबर 24 है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन ए है मगध, बी पाटलिपुत्र, सी समस्तीपुर और डी राजगृह। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन कौन से जो शासक हैं इनमें बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ऑप्शन ए है जो चंद्रगुप्त, बी अशोक, बिंदुसार और दशरथ। तो आपको इनमें से टिक करना है कि कौन कौन से थे। तो देखिए अशोक और उसका जो पौत्र था दशरथ, ये दोनों बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो दूसरा और चौथा यानी कि डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है,
सांची का स्तूप किसने बनवाया था? बिंबिसार, अशोक, हर्षवर्धन और डी पुष्यमित्र। तो ये बहुत बार आता है क्वेश्चन, आपको पता होगा, इसका आंसर है बी, अशोक ने बनवाया था सांची स्तूप। अब क्वेश्चन नंबर 28 है, तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए थे। अशोक जो है बौद्ध जो धर्म के अनुयायी थे, तो वो उस हिसाब से अपनी यात्रा में प्रचार प्रसार करने गए थे। तो उसके बाद जो है आपको इसमें सही विकल्प चुनना है कि वो किस अनुसार अपनी यात्रा में गए थे। तो कहाँ वो पहले गए थे, आपको ऐसा टिक करना है। तो इसमें लिखे हुए हैं गया, कपिलवस्तु, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ और श्रावस्ती। तो देखिए, सबसे पहले वो गए गया, फिर गए वो कुशीनगर, फिर गए वो लुम्बिनी, फिर गए वो कपिलवस्तु, फिर गए सारनाथ और लास्ट में वो जाते हैं श्रावस्ती। तो इसका जो सही कर्म हो जाएगा वो हो जाएगा 1 3 4 2 5 6। तो ऑप्शन जो है वो हो जाएगा इसमें से सेकंड ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। तो बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो ऑप्शन है कालसी, बी गिरनार, सी शाहबाजगढ़ी और डी मेरठ। तो देखिए, खरोष्टी लिपि में जो है इनमें से ऑप्शन सी है शाहबाजगढ़ी। और दो शिलालेख जो हैं या दो अभिलेख जो हैं अशोक के, वो खरोष्टी लिपि में हैं, एक शाहबाजगढ़ी और एक मानसेरा। तो अगर मानसेरा आता है ऑप्शन में तो आप मानसेरा टिक करेंगे। यहाँ पर शाहबाजगढ़ी है तो यहाँ पर इसका आंसर शाहबाजगढ़ी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ऑप्शन है बुलर, बी रॉबर्ट सेबिल, सी जेम्स प्रिसेप और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो सी है, अशोक के शिलालेख को सबसे पहले जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती थी? तो ऑप्शन है ए ब्राह्मी, बी नंदनागरी, सी शारदा और डी खरोष्टी। तो दाएं ओर से बाएं ओर खरोष्टी लिखी जाती थी। तो इसका आंसर डी है। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है, यानी कि अशोक नाम मिलता है? तो वो ऑप्शन है कालसी, बी विशिष्ट कलिंग राजादेश, सी मास्की और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी मास्की। तो देखिए, दो अभिलेख हैं, मास्की और गुर्जिरा, दो में अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। अगर गुर्जिरा ऑप्शन में आता है तो गुर्जिरा भी आपका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, कलिंग युद्ध विजय, यहाँ पर विजय है, विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो ऑप्शन है शिलालेख प्रथम, बी शिलालेख दूसरा, शिलालेख 12वां और शिलालेख 13वां। तो जो कलिंग युद्ध है उसका जो वर्णन है वो शिलालेख 13वें में है। तो इसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किस दक्षिण राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? तो ए है चोल, बी सत्यवत, सी सातवाहन और डी है चालुक्य। तो इसका जो आंसर है वो सी है, दक्षिण राज्य का जो उल्लेख है वो सातवाहन का नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से अशोक पर किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो ये किस शिलालेख में मिलता है ये वर्णन? तो ऑप्शन है शिलालेख प्रथम, स्तंभ अभिलेख 5वां, शिला अभिलेख 9वां, शिला अभिलेख 11वां। तो जो इसका सही आंसर है वो है शिलालेख प्रथम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 35 है, टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनीय संबंध थे, कहाँ का शासक था? ए साइरोन, बी मिस्र, सी मकदूनिया, डी सीरिया। तो टॉलमी फिलाडेल्फस मिस्र का एक शासक था। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? ऑप्शन है अशोक, बी हर्षवर्धन, सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी हेमू। तो इसका जो सही आंसर है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 37 है, मेगास्थनीज भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में
मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? ऑप्शन है 4, बी 5, सी 6 और डी 7। तो देखिए मेगास्थनीज ने जो भारतीय समाज को विभाजित किया वो 7 श्रेणियों में किया, जो कि है दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। तो इस तरह से उन्होंने कर्म के अनुसार जो भारतीय समाज को विभाजित किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है। तो ये आप समझ गए होंगे कि किस में होगा, तो मेगास्थनीज की इंडिका में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका और अशोक शिलालेख। तो ये है इंडिका। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस और अशोक का अभिलेख। तो ये नगर प्रशासन की बात कर रहा है। तो नगर प्रशासन किसका उसमें मिलता है? तो मेगास्थनीज की इंडिका में। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो आपको अभी तक तो पता चल ही गया होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, इंडिका। क्वेश्चन नंबर 42 है, वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है नापतोल के बांटों का निरीक्षण, बी वस्तुओं की कीमतें निर्धारित करना, सी जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण और डी शिल्पकारों का संरक्षण। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये जो है जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण मौर्य काल से अभी तक जारी है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था संस्कृत कला और साहित्य का, सोने के सिक्कों का, सी प्रांतीय विभाजन का और डी हिंदू कुश का साम्राज्य। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए सी डी, केवल ए सी डी। तो इसका आंसर जो है वो डी है। उन्होंने सोने के सिक्कों का कोई भी जो विकास है वो नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 44 है, भाग एवं बलि थे। तो ये क्या थे? सैनिक विभाग थे, राजस्व के स्रोत थे, सी धार्मिक अनुष्ठान थे या डी प्रशासकीय विभाग थे। तो भाग एवं बलि जो थे वो राजस्व के स्रोत थे। तो बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? ए वैशाली, बी नालंदा, सी तक्षशिला और डी उज्जैन। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो था वो था तक्षशिला। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी तक्षशिला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? ऑप्शन है एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय और ऑप्शन नंबर डी है उसर भूमि। तो इसका जो सही आंसर है वो है राजकीय भूमि से प्राप्त आय और इसके अध्यक्ष को कहा जाता था सीता अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 47 है, अंतिम मौर्य सम्राट था? जालोक, अवंती वर्मा, नंदीवर्धन या बृहदत्त। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बृहदत्त जो है अंतिम मौर्य सम्राट था। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया वह था? कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त। तो कौन था? तो आपको आंसर देना है। इसका जो सही आंसर है वो है बी, अशोक। अब आपको जो 49 है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सम्मिलित इसमें करना है आपको कि कौन सी उपाधियां किसको मिली थी। तो देखिए चंद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? आपको इसको मिलाना है। चंद्रगुप्त का जो नाम था वो था सेंट्रोकोर्स, बिंदुसार का अमित्रघात, अशोक को पियादसी और चाणक्य को विष्णुगुप्त। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आप देख लीजिए 2, 3 और 1, 4। तो इसका जो 2, 3, 1, 4 कौन सा है? तो सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है?
ए ऑप्शन है बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। पहली बात तो आप ध्यान से पढ़ना, इसमें नहीं है लिखा है, कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, तो ये जो कथन है वो सही है। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। अशोक और उसके पौत्र दशरथ ने ही ये गुफाओं का निर्माण करवाया था। और डी ऑप्शन है ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है। जो ये अभिलेख है वो 300 पूर्व जो 300 पूर्व सॉरी थर्ड ईसवी पूर्व का है, ये मतलब 3rd BC का है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। तो जो ऑप्शन है वो डी इसका सही है। तो ये है इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस मौर्य वंश के। तो इनमें आपको सारे के सारे मौर्य वंश से संबंधित क्वेश्चंस आपको मिल गए होंगे। इनमें से कोई 1-2 क्वेश्चंस होते हैं जो इसमें नहीं होंगे, बाकी मुझे नहीं लगता कि इसके अतिरिक्त कोई क्वेश्चन बनेंगे मौर्य वंश से। सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें आ चुके हैं। आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए, अच्छे से देखिए, हर एग्ज़ाम में आपको इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो जो नेक्स्ट अब MCQs आएंगे अब उनमें मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।